हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। और आज हम लोग जो जीके स्पेशल चला रहे हैं एसएससी सीरियल 2022 के लिए, उसका सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। 4 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और इसके पहले जीके का जो सेट चल रहा था उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिर्फ एसएससी ही नहीं, जितने भी एग्जामिनेशंस में जीके पूछे जाते हैं सारे का बहुत ही हेल्प मिलेगा। साथ ही हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विश्व में किस देश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलते हैं लिटरेसी रेट, है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहला नंबर में कि विश्व में कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है जिसका लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ऑप्शंस दिया गया भारत, फिनलैंड, अमेरिका और चीन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जवाब अगर आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर उसका ऑप्शन ए बी सी या डी दे सकते हैं। तो सही जवाब किसको जाएगा? फिनलैंड को जाएगा, बी को जाएगा। बी जो है फिनलैंड, यहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। लगभग 90% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? यानी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी योग्यता का जो विवरण है कुछ किस अनुसूची में दिया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन दिया गया 5वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 17वीं अनुसूची। थोड़ा डिटेल में क्या पढ़ेंगे कि संविधान का जो 52वां संशोधन हुआ था, 52 संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। और उसी में समझिए चीज़ों को, 10वीं जो अनुसूची है उसमें कैंडिडेट का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसकी योग्यता के बारे में बात की गई है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो 52वां संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था उसी में अनुच्छेद 10 में निर्वाचित सदस्य जो संसद के होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे विधान जो एमपी हो यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर वो एमएलए हो, जिस ठीक है, दोनों में से उनको अयोग्य साबित करना अगर हो कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं जो योग्यता चाहिए, तो उस पर अगर कोई तरह का लीगल एक्शन लिया जा सकता है तो वो संविधान की 10वीं अनुसूची में उसका विवरण है। और उसी के तौर पर विधानसभा या संसद का जो सदस्य एमपी या एमएलए जो होता है उस दोनों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसी बोलते दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका योग्यता या अयोग्यता जो दर्शाया जाता है वो संविधान के 10वीं अनुसूची में और 52वां संशोधन 1985 में जो होता है उसके तहत होता है। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, गोवा, केरल या कोच्चि। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब है गोवा। गोवा में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। कब हुई थी? 1966 में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और साथ ही घंटी बेल आइकन को दबा देंगे ताकि ऑल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग जो वीडियो लाते हैं सप्ताह के 4 दिन वीडियोस आते हैं, सोमवार, बुधवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार, बृहस्पतिवार, क्षमा चाहता हूँ। सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति, ये 4 दिन ऑब्जेक्टिव वीडियो होता है और डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी आ रहा है, आएगा, जो कि शुक्र और शनिवार को आएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना ना भूलें जिसका नाम है क्विज 742, ये उसका आईडी है। यहाँ पर इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिलेगा, साथ ही कोई क्वेश्चन पर हमसे डिस्कस कर पाएंगे, सीधी बात कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे क्विजेस भी होते हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन का रिवीजन हो सकेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। किस नेता को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? उम्मीद करता हूँ उसका जवाब ज़रूर पता होगा आपको। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय। किस नेता को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? सही जवाब क्या है? तो दादा भाई नौरोजी। सी इसका सही जवाब था।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। किस सिख गुरु ने, समझिएगा, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ये 4 ऑप्शन दिए गए सिख गुरु के, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद। इनमें से आपको क्या बताना है कि कौन से ऐसे थे जिन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? तो सही जवाब है गुरु हरगोविंद, डी सही जवाब है, जो गुरु अर्जुन देव के उत्तराधिकारी थे। गुरु हरगोविंद ने ही खुद को सच्चा बादशाह कहा था, डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी स्थिति इन सेंस पूछ रहा है कि रैंक क्या है, कि भारतीय रेलवे कितना बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है, और भारतीय रेलवे नेटवर्क का क्या रैंक है। क्वेश्चन क्लियर है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है चौथा, डी सही जवाब है। तो पहले, दूसरे और तीसरे पे कौन है? तो पहले पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे पे है आपका चाइना, चीन, और तीसरे पे रसिया यानी रूस। ठीक है, ये तीसरे स्थान पे है। और अगर पहले बात पर अगर यूएसए है तो वो कितना किलोमीटर में है? तो 2.5 लाख किलोमीटर इसका रेंज है। और भारतीय रेलवे नेटवर्क की बात करें तो 65,000 किलोमीटर इसका नेटवर्क है। तो विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क किसका हो गया रेलवे का? अमेरिका का। सेकेंड पे चीन, थर्ड पे रूस और चौथे स्थान पे आता है हमारा महान भारत। क्लियर हो गया? दोस्तों मैं फिर से बता दूं, हम लोग जो वीडियोस लेके आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वीडियोस आ रहा है, एसएससी स्पेशल है, लेकिन सारे एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि जीके का कोई सिलेबस नहीं हो। जैसे रेलवे में पूछा जाता है तो कोई जरूरी नहीं वो एसएससी में नहीं पूछा, वो एसएससी में आते हैं, है ना। तो सबके लिए तैयारी है, लेकिन फोकस किया गया है एसएससी सीजीएल 2022 को। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 4 दिन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 दिन सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जो हम लोग डिटेल में किसी भी टॉपिक पे पढ़ेंगे। हमारा स्काइप और लिंक्डइन टेलीग्राम ग्रुप है 742 क्विज 742, उस पर जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपके क्विजेस भी आएंगे और आपको पीडीएफ विद आंसर आपको वहाँ पे इस वीडियो का मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? कहाँ स्थित है? थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम या भारत? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा फिलीपींस को, बी सही जवाब होगा इसका। कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? वो है फिलीपींस में। अच्छा, फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? तो वो है मनीला। कहाँ पे है? मनीला। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये एग्जाम बैंक में पूछा जाता है, राजधानी और करेंसी, और इसकी करेंसी क्या है? वो है पेसो। फिलीपींस की करेंसी क्या है? पेसो। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? बहुत ही अच्छा पॉइंट है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, गिलोय, तुलसी या फिर अश्वगंधा। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको क्या बताना है? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? सही जवाब जाएगा तुलसी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। हम ऐसे वीडियोस लेके आपके लिए आते रहते हैं। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर आधारित है या निर्भर है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर है? 80%, 59%, 44% या 75%? सही जवाब क्या है? 59% कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है, बी इसका सही जवाब होगा। एग्जाम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा गया है, बहुत ही सोच समझ के बोला गया है। सही बात है कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है, राज्य का देश भी बनाता है, और बुरा नागरिक बुरा राज्य। रूसो ने ऐसा कहा था, प्लेटो ने कहा था, वोल्टेयर ने कहा था या फिर अरस्तु ने कहा था? सही जवाब है रूसो, ए इसका सही जवाब है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें आपको फ़ायदा ही है, कोई कॉस्ट नहीं आता, कोई पैसे नहीं लगते, और आपका रिवीजन भी होता रहेगा, पीडीएफ विद आंसर भी मिल जाएगा इस वीडियो का। साथ ही किसी भी क्वेश्चन में जीके का डाउट होगा, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से आंसर करूं आपका। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे।
पृष्ठ के स्थल पृष्ठ का तनाव कितना प्रतिशत रेगिस्तान है। जो पृथ्वी का स्थल पृष्ठ है उसका यानी अर्थ की बात कर रहा, कितना प्रतिशत भाग जो है रेगिस्तान है। तीसरा, चौवां, पांचवां और छठा कौन सा पृष्ठ कितना भाग, पहला तीसरा भाग है, चौथा भाग है, पांचवा भाग है, छठा भाग है। सही जवाब क्या होगा, तो वो है पांचवा भाग। यानी पांचवा भाग बोला जाए तो 20% भाग क्या है लगभग, वो रेगिस्तान है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जन गण मन सबसे पहले किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। जन गण मन जब प्रकाशित हुआ था, जन गण मन के क्या है हमारा, देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हमारे भाई लोग काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं। एक राष्ट्रीय गान है, ठीक है, एक राष्ट्रगान है या राष्ट्रगान भी लिखते हैं, और एक गीत है, राष्ट्रगीत है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में एग्ज़ाम में आ चुके हैं और दोनों हमारे फ्रेंड लोग गलती कर चुके हैं कई बार। तो जन गण मन जो है ये है राष्ट्रगान, ठीक है, और राष्ट्रगीत जो है वो है वंदे मातरम। क्या नाम है, वंदे मातरम, ये जो है ये राष्ट्रगीत है। क्लियर हो गया। अब आते हैं जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसके लेखक कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसे किस भाषा में लिखा गया था, बांग्ला भाषा में। यहाँ तक तो क्लियर है। क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे पहले किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। भाग्य विधाता, भारत विधाता, अधिनायक जय है और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या जाएगा, तो सही जवाब जाएगा भारत विधाता। बी इसका सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। मानव विकास सूचकांक, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या बताता है कि किसी भी देश का, समझिएगा, किसी भी देश का जो मानव होते हैं, वहाँ की जो जनसंख्या होती है, उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक जो विकास होता है उसका आंकड़ा दर्शाता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, कि उनका प्रति कैपिटल आय क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किस दर से हो रहा है, ये दिखाता है मानव विकास सूचकांक। क्लियर हो गया आपका। अब क्वेश्चन ये है कि इसका सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। ऑप्शन दिया गया महबूब उल हक, डी सुब्बा राव, लाला लाजपत राय या डॉक्टर मनमोहन सिंह। सही जवाब जाएगा ए को, महबूब उल हक को। ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही जवाब क्या होगा, तो वो स्टेट हैं असम जिनसे सीमा लगती है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, लिख लीजिएगा, 2 हो गया। तीसरा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल 3 हो गया। और चौथा स्टेट है सिक्किम, सिक्किम। ये 4 स्टेट हैं जिनकी सीमाएं भूटान से लगती है। सही जवाब सी हो गया, इसका राइट आंसर सी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मतदान अनिवार्य करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है जिसने मतदान को अनिवार्य किया है। बंगाल, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश। सही जवाब जाएगा गुजरात को। सी इसका सही जवाब है। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र, अच्छा आप लोग के लिए टास्क छोड़ रहा हूँ। भारत में कुल उच्च न्यायालय हैं 25। आप ये बताइएगा कि भारत में राज्यों की संख्या क्या है। जैसे कंसेप्ट होता है कि हर स्टेट के कैपिटल में, हर राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय है ना। तो उसी तरह से आपको कमेंट में बताना है कि भारत में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, और कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे उनका खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, उनका उच्च न्यायालय किसी और राज्य के उच्च न्यायालय से ही काम होता है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। ऑप्शन क्या दिया गया आपको, गुवाहाटी, दिल्ली उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ए इसका सही जवाब है। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे हम लोग डिटेल में। अब ये जो उच्च न्यायालय है
समझिएगा थोड़ा सा। ये जो उच्च न्यायालय है वो किन किन इस राज्यों का, अब ये है तो सबसे पहले है कि गुवाहाटी किस राज्य में पड़ता है, तो ये असम में पड़ता है। तो असम का तो उच्च न्यायालय हो गया। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका उच्च न्यायालय गुवाहाटी ही है? वो है अरुणाचल प्रदेश, लिख लेंगे अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है नागालैंड, ठीक है, और तीसरा है मिजोरम। इन तीनों का अपना खुद का ये उच्च न्यायालय नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है। तो इनकी केस कहाँ पे डील होती है? तो वो होता है गुवाहाटी, यानी असम का जो उच्च न्यायालय है गुवाहाटी, वहीं पे। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कितना हो गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। इन चार स्टेट्स का, चार राज्यों का एक उच्च न्यायालय है, वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्लियर हो गया? इसलिए क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। अब उम्मीद करता हूँ कि जवाब आपका क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर, ये क्वेश्चन कई बार देखा जा चुका है, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, कई बार देखा जा चुका है। सिकंदर लोदी, शाहजहां, औरंगजेब, इब्राहिम लोदी। सही जवाब है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है क्विज 742। हम लोग जो वीडियोज लाते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सोम, बुध, बृहस्पति, मंगल, बुध, बृहस्पति, 4 दिन ऑब्जेक्टिव चलता है। 2 दिन अभी जो शुक्र और शनि रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव के लिए रखा गया है, और संडे को ऑफ रहेगा। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लिंगराज का जो मंदिर है वो किस प्रदेश में है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश? तो सही जवाब है उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर, है ना। उड़ीसा का जो कैपिटल भुवनेश्वर, राजधानी जो है वहीं पे लिंगराज मंदिर है। और ये लॉर्ड शिवा को, यानी शिव को, और कहीं कहीं शिव का ऑप्शन त्रिभुवन के नाम से भी आएगा, तो त्रिभुवन उन्हीं का नाम है। त्रिभुवनेश्वर के नाम से आ जाता है। तो शिव आ जाए या त्रिभुवन आ जाए, आपका जवाब एक ही पूछा जाएगा, आप उसको आंसर कर दीजिएगा। तो लिंगराज मंदिर किनको समर्पित है? भगवान शिव को, या त्रिभुवन उन्हीं का नाम है। और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। सी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है? किण्वन है? नो। ऊष्माक्षेपी है, शोषी है, ऊष्मा का खींचता है? नहीं। ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा निकालता है? यस, सी इसका सही जवाब है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, देखिए आप इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में शायद सुने भी होंगे, बहुत कुछ जानते भी होंगे, या शायद ना भी सुने होंगे। तो घबराने की बात नहीं, आज हम लोग जानेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। एसबीआई तो घर गाँव का, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो भारत का कॉमर्शियल बैंक था, है ना। तो हुआ क्या था कि 1921 में, क्वेश्चन पे आगे आंसर मिल गया लेकिन थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। 1921 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, समझिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, हिंदुस्तान लिख देता हूँ मैं, हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास, और बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे लिख लीजिएगा इसको। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ बंगाल, इन चारों बैंक से मिल के एक प्रेसिडेंसी बैंक बना जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, समझिएगा, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में कन्वर्ट हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, अगर हम 1921 में ले जाएं तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। होता क्या था कि 1921 ईस्वी में भारत गुलाम था, जो ब्रिटिश लोग थे, और तभी आरबीआई की भी स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि आरबीआई 1935 में आया है ना, 1935 में आया है। तो उस समय आरबीआई की भी स्थापना नहीं हुई थी। तो अब ना आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक हो गया। वरना इसके पहले जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही अपना सेंट्रल बैंक या फिर केंद्रीय बैंक बनाए हुए थे। तो उसी का 1955 में चेंज होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, और ये अब कॉमर्शियल बैंक बन गया, क्योंकि 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी। अच्छा,
अब क्वेश्चन एक चीज़ और आता है यहाँ पे कि अगर 1955 ईस्वी में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया तो इसमें कौन सी समिति थी जिनकी सिफारिश की गई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। उस समिति का नाम था गोरेवाला समिति। लिख लीजिएगा, गोरेवाला समिति जो थी उसी समिति की सिफारिश से 1955 ईस्वी में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। आते क्वेश्चन नंबर 21 पर। अश्वमेध कर्तव्य उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है समुद्रगुप्त। ए इसका सही जवाब है, जिसे भारत का नेपोलियन भी बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, किस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं? जमुना, यमुना मत समझ लीजिएगा, यमुना जो दिल्ली में बहती है वो नहीं समझिएगा, ये जमुना है, ठीक है। किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? महानदी, गंगा, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा डी, जिसको जमुना के नाम से जाना जाते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन समझिएगा चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, क्या कि जो हमने बोला ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, कहाँ पर जानते हैं हम लोग? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब ये नदी पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, और उसी देश में यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो पूछा जाएगा कि पद्मा किस नदी का नाम है, तो आप समझ लीजिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। सिमिलरली अगर जमुना पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। कई बार इस क्वेश्चन को हम पहले बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। यंग बंगाल आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यंग बंगाल आंदोलन 1852, 1826, 1851 या फिर 1832। सही जवाब जाएगा 1826, बी इसका सही जवाब था। आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 1652, 1630, 1642 और 1649। सही जवाब क्या होगा? तो 19 फरवरी 1630 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। अच्छा, कहीं कहीं हम लोग पढ़ लेते हैं 1627, वो अंग्रेजी का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था। कौन सा कैलेंडर था? ग्रेगोरियन। अगर इस कैलेंडर का नाम दे दिया जाए तो उसमें इसको, इनके जन्म को 1627 में ही दिखाया गया है उस कैलेंडर के अनुसार। लेकिन फिलहाल जो कैलेंडर हमारे पास है उनके अनुसार शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी है। एग्जाम में भी यही ऑप्शन आता है, इसलिए आपको 1630 का ही ऑप्शन मारना है। मैंने इसलिए ऐसा बता दिया कि ताकि कहीं अगर आप पढ़ लेंगे 1627 में हुआ था, अब समझ लीजिएगा कि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर बोलते थे उसके अनुसार हुआ था। इसलिए ऐसा ना समझिए कि 1630 गलत हमने बता दिया और 1627 सही था, ऐसा बिल्कुल ना हो, इसलिए हमने दोनों के बारे में हमने बता दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और नागपुर। सही जवाब क्या है? सही जवाब है नागपुर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद ये भी करता हूँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन टकरा जाए आपके आने वाले एग्जाम में। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने कोशिश की है अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन देने की आपको। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पे आपको क्विजेस भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF भी मिलेगा। साथ ही आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बना था वो कौन से मॉडल पर आधारित था? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर कल यानी मंगलवार को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय जवान।